प्रश्न क्रमांक 1 श्री राघवेंद्र कुमार सिंह। माननीय अध्यक्ष महोदय, कार्यवाही शुरू होने के पहले पोस्टर लहराने की परंपरा रही है। क्या बताना चाहते हैं पोस्टर लगा के? सत्यमेव जयते लिख के? अच्छा, जो भी बताना चाहें इनको, लेकिन यहाँ अंदर तो वेश्म का, सभा हाल का सम्मान तो करना चाहिए, परंपराओं का सम्मान करना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी हैं पूर्व, वो बता दे खड़े होके कि ऐसी परंपरा रही क्या, और वो पसंद करते थे क्या जब वो मुख्यमंत्री थे तो ऐसी व्यवस्था को? माननीय अध्यक्ष महोदय, खुद दो बड़े नेता पोस्टर नहीं लगाए हैं, इन मजदूरों से पोस्टर लगवा के लाए हैं। आपको मजदूर समझ के लगवा के लाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जनता के प्रति नहीं किया जा सकता है। मतलब आप जनता को मजदूर कह रहे हो, ये सामंती प्रवृत्ति है। लगा लीजिएगा हद तक जाएंगे, दुकानदार करेंगे, उसी करेंगे। मनरेगा योजना को क्या नाम दिया सोचिए, मामला होगा। वो कानून के दायरे में है। सारे में चलने वाले अडानी के मजदूर है। आप अडानी के मजदूर है। सामंती प्रधान नहीं चलेगी। अडानी के मजदूर है। बैठिए। हाँ, अडानी के मजदूर है। ये सामंती प्रथा नहीं चलेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन के संचालन में सब सहयोग करें और आप सब वरिष्ठ सदस्य हैं, सदन की मर्यादा परंपरा जानते हैं कि सदन के अंदर बैनर पोस्टर का प्रदर्शन उचित नहीं है। कृपया जिन्होंने भी अपने बैनर पोस्टर लगा रखे हैं, कृपया बाहर जाके उसको निकाल के फिर सदन में आके कार्यवाही में भाग ले। मेरा कृपया सबसे अनुरोध। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस तरीके से विधायकों को मजदूर कहा गया है, अध्यक्ष जी की व्यवस्था में कोई बहस नहीं होती। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने व्यवस्था दे दी है, व्यवस्था में बात कर रहे हैं आप, और जो आप करते हैं बस। अरे व्यवस्था में कोई बहस नहीं होती, व्यवस्था में कोई बहस नहीं होती, व्यवस्था आ गई। हमेशा करते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, फिर से मेरा आग्रह है कि आपकी व्यवस्था का पालन नहीं हो रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने कोई गलत। प्रश्नकाल में आप कौन सी परंपरा भाषण दे रहे हैं? प्रश्नकाल में कोई भाषण नहीं होता। तो आप क्यों दे रहे हैं? प्रश्नकाल में कोई भाषण नहीं होता। आप जो दे रहे ये लगाए हो उसमें आप बतैली है, मैंने भाषण नहीं किया, मैंने कोई भाषण नहीं किया। आपने परंपरा तोड़ी है। अध्यक्ष की व्यवस्था का परिपालन होना चाहिए। ये सब है पोस्टर नहीं बंद करिए, दिखावेबाजी। भाषणबाजी नहीं चलता। वंदे मातरम के चौकीदार हैं ये। आप ठेका लिए हो यहाँ बात करने का, बाकी लोग नहीं कर। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जो व्यवस्था दी उसमें बहुत स्पष्ट है कि सदन की कार्यवाही चलते हुए सदन के अंदर झंडा, इश्तहार, लाठी, तलवार, झंडा, ये नारे लगाना, शोर शराबा करना, भाषण देना, प्रवेश को बाधित करना, इस प्रकार के जो प्रदर्शन हो रहा है ये नियम के विपरीत है। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप बाहर जाएं, ये सब निकाल के फिर आके सदन की कार्यवाही में, क्योंकि प्रश्नकाल है और प्रश्नकाल आपके लिए है। प्रश्नकाल की उपयोगिता इस पूरे सदन में सबसे बहुमूल्य समय रहता है और इस 1 घंटे का उपयोग विधायकगण ज़्यादा से ज़्यादा करें, इसकी व्यवस्था होती है। तो जो भी आपको विषय रखना होगा प्रश्नकाल के बाद आएँ, और अभी कृपा करके जितने भी आपने अपने शरीर में पोस्टर चिपका है उस पोस्टर को हटाकर ही इस सदन में भाग दें। देखिए सर, न ये पोस्टर है न झंडा है। तो सुनो, माननीय नेताजी बात नहीं रख सकते क्या? हमारे नेताजी बात नहीं रख सकते क्या? आप क्या बात कर रहे हैं? प्रश्नकाल हमारे नेताजी बात कर रहे हैं।
माननीय अध्यक्ष महोदय, हम नेता प्रतिपक्ष को पूरे सम्मान के साथ कभी भी सुन सकते हैं, लेकिन प्रश्नकाल में भाषण नहीं होता किसी का। अभी कोई भाषण नहीं सुनेंगे आपके। और आज विषय पर भाषण सदन नियम से चलेगा क्या आप क्यों बोल रहे हैं? एक विधायक को मजदूर कहोगे? कार्रवाई में व्यवस्था नहीं है अध्यक्ष जी, नेता नहीं बोल, वो भी सकते हैं अध्यक्ष जी। नेता अच्छा, आप बात बोल सकते हैं, हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं। ना ना आप क्या बोल सकते हमारे हैं? नेता आप क्या बोल सकते हैं? हमारे दल के नेता उसका परिपालन करें। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। ये सदन सबका है। सदन नियम से चलेगा, नियम से। विधानसभा के अध्यक्ष हैं। विधानसभा के अध्यक्ष आप विधानसभा के अध्यक्ष हैं। बताइए कौन सी प्रक्रिया में भाषण होता है? नहीं होता है। प्रश्नकाल में आप विधानसभा के अध्यक्ष हैं, प्रक्रिया में भाषण होता है प्रश्नकाल में? वो बताएंगे। नहीं, प्रश्नकाल में भाषण सुनेंगे ही नहीं आप। शून्यकाल में बोलिए जो बोल रहे हैं, हम सुनेंगे। सदन नियम से चलेगा, सदन नियम से चलेगा। आपको क्या अधिकार होगा? आपके बोलने का क्या अधिकार होगा? सत्यमेव 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 माता की विधानसभा अध्यक्ष थे। अंधभक्तो हाय हाय, गांधी परिवार के गुलामों हाय हाय, गांधी परिवार के गांधी परिवार के जादूकारों बंद करो सभा की कार्रवाई। बंद करो दलालों को पिछले 18 अगस्त से तकरीबन एक महीने से ज़्यादा छत्तीसगढ़ के एनएचएम कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर हड़ताल किया था। उनकी मांगे वो थी जो मोदी की गारंटी में शामिल थी। उन्हीं मांगों को लेकर वे पिछले महीने भर से ज़्यादा राजधानी रायपुर में डटे रहे और अपने अपने इलाके में अपने अपने जिलों में भी लगातार प्रदर्शन करते रहे। हड़ताल के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, स्वास्थ्य मंत्री और जो भाजपा अध्यक्ष है किरण देव की पहल दोनों के बीच उनकी कुछ मांगे जो है उनको पूरा करने का आश्वासन मिला, जिसके बाद एनएचएम कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल वापस ले ली। मगर 2 माह से ज़्यादा बीत गए हैं इस बात को लेकर और उनकी मांगे पूरी नहीं हुई हैं। इससे वो काफ़ी परेशान है। लगभग 16,000 से ज़्यादा ऐसे एनएचएम परिवार हैं जो अभी भी अपनी दिक्कतों से सामना कर रहे हैं। हड़ताल के बाद जो उनकी जो आश्वासन मिला था उस पर वो ठगा महसूस कर रहे हैं। तो इसी सभी संबंध में हमसे बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं एनएचएम के कार्यकारी अध्यक्ष श्याम मोहन दुबे जी। उन्हीं से हम जानना चाहेंगे क्या क्या परेशानियों का आप लोगों को सामना करना पड़ रहा है। मतलब महीने भर आप हड़ताल में थे अपनी मांगों को लेकर। एक नियमितीकरण बहुत ही बड़ा मुद्दा था जिसको लेकर भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में भी रखा था और उस मांग को मनाने के लिए आपको रोड पे भी आना पड़ा, हड़ताल पे भी आना पड़ा। उसके बावजूद भी वह मांगे जस की तस है। साथ ही साथ जो समय आप लोगों का जो बर्खास्तगी हुआ था उसको वापस लेने की भी बात कही गई थी। ये सब बातें तो हो गई, 2 महीने से ज़्यादा हो गए, अभी तक कुछ हो पाया है? क्या कोई प्रोग्रेस है इस पर?
नवीन भाई बहुत बहुत धन्यवाद अपने चैनल के माध्यम से यहाँ पे जन तक हमारी बात पहुँचाने के लिए और वहाँ तक जहाँ तक ये बात पहुँचनी चाहिए उसके लिए सबसे पहले न्यूज़ 36 का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नवीन भाई मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मैन्युफेस्टो बीजेपी ने बनाया था उसमें लिखा था कि 100 दिवस के भीतर हम कमेटी बना करके संविदा, अनियमित, दैनिक वेतन भोगी और जितने भी इस तरह के कैडर में जो आते हैं उनके लिए उनके हित में कार्य करने के लिए कहा था। जैसे कि ग्रेड पे का वो करना, ग्रेड पे बनाना, और जिस तरह से स्वास्थ्य अगर खराब होता तो उन्हें सवैतनिक अवकाश मिलना, ट्रांसफर नीति, और ये सारी जो छोटी छोटी चीजें हैं जो हर किसी के जीवन में ये महत्वपूर्ण है और इसकी आवश्यकता हर किसी कर्मचारी अधिकारी को होती है। और उसी तरह से संविदा कर्मचारी को भी वो सारी चीजों से का सामना करना पड़ता है, तकलीफों का। तो वो सारी चीजों पे बातें होनी थी, परंतु 100 दिन ही नहीं बल्कि 2 साल बीत जाने के बाद और हमारी संगठन के ओर से हम लोगों ने लगभग 180 बार अनुनय विनय आवेदन निवेदन किया था। ऐसे कोई भी मंत्री नहीं छूटे थे, माननीय मुख्यमंत्री से लेकर स्वास्थ्य मंत्री तक, और ये 14 मंत्री जो बने सबके पास हमने अनुनय विनय किया था। 180 बार हम लोगों ने अपनी आवेदन उन्हें दिया था कि ये हमारी मांगे हैं, और ये हमारी मांगे ही नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया वो वादा है जिसे 100 दिवस के भीतर उन्हें पूरा करना था। नहीं होने के कारण हम लोगों ने 1 मई मजदूर दिवस को 2025 को हम लोगों ने 1 दिवस का आंदोलन करना चाहा। माननीय स्वास्थ्य सचिव महोदय ने हमें बुलाया और उन्होंने हमारी बातें सुनी और उन्होंने कहा कि यार आप लोग का तो सारा मांग जायज ऐसे है कि जैसे अगर किसी की मैटरनिटी लीव है और उसे और भी छुट्टी की आवश्यकता है, कुछ कॉम्प्लिकेशन बढ़ गया है, तो वो उसे उस पीरियड का उसे तनख्वाह नहीं मिलता। हम चाहते थे कि जो मैटरनिटी लीव है वो और बढ़ाया जाए, जैसे रेगुलर वालों का होता है उस तरह से हो। और इसके बाद साथ में होता है ट्रांसफर नीति कि जैसे अगर किसी की पत्नी बीजापुर में है और कोई कवर्धा में है तो आपस में ये लोग रहे तो म्यूचुअल जो ट्रांसफर का नीति है वो बनाई जाए। पोर्टल हो जिसमें ओपन सबके ट्रांसपेरेंसी हो कि लोग देखें कहाँ पे खाली है, इस जगह में मैं जा सकता हूँ या उस जगह पे। तो इस तरह की ये लोग आपने समन्वय बनाते हुए म्यूचुअल जो ट्रांसफर है उसकी नीति अपनाई जा सके। सबसे दुखद बात आपको बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ अभी 2023 से जब गवर्नमेंट बनी थी भारतीय जनता पार्टी की, उससे पहले माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कांग्रेस के जो थे उन्होंने घोषणा किया था 27% हर एक संविदा, अनियमित और दैनिक वेतन भोगी के वेतन में बढ़ोतरी। और हमें जो स्वास्थ्य के जो स्वास्थ्य संविदा कर्मचारी उन्हें एक फूटी कौड़ी नहीं मिला था, आज भी नहीं मिला हुआ है। और इसको जब हम हड़ताल में थे हमने इसको मुख्य रूप से रखा कि आर्थिक रूप से बहुत कमजोर है एनएचएम के स्वास्थ्य संविदा कर्मचारी। अगर कर्मचारियों का ही स्वास्थ्य और आर्थिक रूप से अगर वो अस्वस्थ होंगे तो लोगों का क्या स्वास्थ्य सेवा वो कर पाएंगे। बहुत ही दुर्दशा की स्थिति से आज छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य संविदा कर्मचारी गुजर रहे हैं। उन्हें सिर्फ भोजन और रहने की व्यवस्था हो पाती है, न तो वो अपने बच्चों के भविष्य की व्यवस्था कर पा रहे हैं, नहीं अपने बड़े बुजुर्गों का घर में माँ बाप का या उसकी सेवा के लिए अगर सोचे तो उनके पास उतने पैसे नहीं। सबसे बड़ी बात न तो कोई होम। अभी जैसा सुनने में मतलब आ रहा है जैसे आप लोग कलेक्टर के पास हर जिले में फिर से जा रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं कि जो बातें जो मांगे जो मानी गई है, जो आश्वासन आपको मिला है, 2 महीने तो बीत गए, पूरा ही नहीं हुआ। यहाँ तक कि कैबिनेट में इसको रखने की बात कही गई थी, जो बर्खास्त आप लोगों के जो कर्मचारी हैं उनको वापस लेने के लिए, या जो वेतन जो है उसको लेकर कैबिनेट में 3 कैबिनेट भी हो गए। इसके बाद आपके हड़ताल के आश्वासन खत्म होने के बाद तीनों कैबिनेट में आपकी कोई चर्चा नहीं हुई। आपके संगठन में इसको लेकर क्या अब रणनीति बन रही है कि हमको क्या अब क्या करना चाहिए?
अपनी मांगों को फिर से सरकार को याद दिलाने के लिए क्या फिर आप हड़ताल की तरफ जाने के लिए अग्रसर होंगे, या किस तरह की रणनीति आप लोग बना रहे हैं कि सरकार पर दबाव बने कि भाई आपने जो आश्वासन दिया था जिसके कारण हमने हड़ताल वापस ली थी, हमारी स्थिति अब तो और भी बदतर है, वेतन 2-2 महीने से नहीं मिला है, किसी का घर नहीं चल पा रहा है, किसी घर में बीमार माँ बाप हैं, बच्चे को फीस है, कई प्रकार की बातें हैं। तो क्या रणनीति अब आगे चल के है, क्योंकि शासन को शासन की जो वो नीति है, जो काम है, उसको तो आप लोग देख ही रहे हैं, तो आगे अब क्या करने की सोच रहे हैं आप लोग? बिल्कुल, ये तो बहुत ही चिंता है और हमारे लिए धर्म संकट भी है। जिस तरह से माननीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय श्री किरण सिंह देव जी और हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी, इन दोनों ने अगुवाई करके और अपने विश्वास में लेते हुए हमें माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष बैठाया था, उनसे बात की गई थी और उन्होंने बहुत ही सौहार्दपूर्वक और बहुत ही अच्छे तरीके से, जिस तरह से परिवार के अपने छोटे सदस्यों को समझाया जाता है, उनकी तकलीफों को समझकर उनकी तकलीफों को दूर करने की बात की जाती है, इस तरह से हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हमें आश्वासन दिया था कि हम जो 5 जो आपकी ये जो मांगे हैं, जो हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में हम तुरंत लागू कर सकते हैं, उसे हम अभी करते हैं। और 5 में जो है वो केंद्र शासन का, उसमें हमें समर्थन और प्रस्ताव की आवश्यकता है, जिसे हम प्रस्ताव बना करके वहाँ केंद्र में भेजेंगे। तो हमने उस बात पे भरोसा किया था और वो उन शब्दों का हम आज भी सम्मान कर रहे हैं, परंतु आज 2 महीने होने के पश्चात भी समय पर तनख्वाह न मिलना, और आपको नवीन भाई मैं बताना चाहूंगा कि इस बार 16,500 स्वास्थ्य संविदा भाई बहनों के घरों में दिवाली में दिया नहीं जला है, काली दिवाली मनाई गई है। और इसमें हमारे जो जितने भी जिन्होंने हमें विश्वास दिलाया था, उन्हें एक बार सोचना होगा, समझना होगा कि ये क्यों हुआ है, और जिसके लिए अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। और जल्द से जल्द अगर निराकरण नहीं होता है तो निश्चित तौर पे कुछ आगे हमें कदम बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जो 25 साथी हैं, जिसमें एक मैं भी हूँ, पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में हम बर्खास्त हैं। और जो नेता विहीन हमारा जो संघ अगर कोई समझ रहा है तो ये गलत बात होगी, क्योंकि आज भी अभी आपसे बात करने से पहले मेरे को कम से कम रोज के 100 से 150 कॉल आते हैं कम से कम कि सर आप बहाली कब हो रही है, भैया कब आप आ रहे हैं मंत्री महोदय। और स्वास्थ्य मंत्री महोदय के पास हम लगातार भेंट कर रहे हैं, उनका यही कहना है कि आप लोग बहाल होंगे, जरूर होंगे, कुछ भी तकनीकी अगर बातें आ रही है तो उसे हम दूर करेंगे। आज हमने कल हमने माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से सभी जिले के जितने भी साथी हैं, उन लोगों ने, जिलाध्यक्षों ने, सभी ने माननीय मुख्यमंत्री को यह पत्र प्रेषित किया है कि अभी तक हमारी मांगे न तो पूरी हुई है, न ही हमारे जितने बर्खास्त साथी हैं उनकी बहाली नहीं हुई है, तो कृपया इसे त्वरित कार्रवाई करते हुए इन चीजों को लागू करें और बहाल करें। तो इस तरह से बातें हो रही है और स्वाभाविक है कि 2 महीना एक बहुत ही लंबा टर्म होता है, जिसमें बीच में जो दिवाली जो निकली है वो हमारे लिए बहुत ही दुखदायी रहा है, मेरे लिए बहुत ही पीड़ादायक रहा है। मैं नवीन भाई आपको बताना चाहूंगा कि संगठन की यूनिटी क्या है। मुझे तनख्वाह नहीं मिलता है, मेरे जैसे 24 और लोगों को भी नहीं मिलता है, परंतु आपको बता दूं कि हर जिले के संविदा स्वास्थ्य भाई बहन हमारे अकाउंट में उतने पैसे डाल देते हैं जितनी हमारी सैलरी। तो ये यूनिटी एक परिवार का है, परिवार का एक बड़ा भाई या गार्जियन अगर किसी कारणवश वो उसका घर न, मतलब कि उन्हें ये लगता है कि हमारी वजह से ये बर्खास्त हुए हैं, तो हमारी जवाबदारी है कि हमारे नेताओं का घर चले, उन्हें वित्तीय दिक्कतें ना आए, इसलिए वो 100, 200, 500 जितनी भी क्षमता है उसे वो अपना इकट्ठा करते हैं और 25 जो बर्खास्त नेता है उनके अकाउंट पे वो डाला जाता है। ये हमारी यूनिटी है, आज भी है, कल भी थी और आगे भी रहेगी। वो हमसे ज्यादा चिंतित है, वो कहते हैं कि हमारी परेशानी एक तरफ पर आप लोगों की बहाली होनी आवश्यकता है, नहीं तो हम ये करेंगे वो करेंगे, आंदोलन करेंगे। तो अभी हमने
जो भी है हमारे मुख्यमंत्री महोदय उन्होंने बहुत ही पर ये तो ज़्यादा दिनों तक वो चलने वाली बात नहीं है। जो आपको आश्वासन मिला है, मतलब जिसके भरोसे आपने जो हड़ताल छोड़ी है, जो बर्खास्त आप लोग हैं, आपको जो माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष इस प्रकार से माननीय अध्यक्ष महोदय, एजेंसियों के माननीय अध्यक्ष महोदय, आप पूर्व मुख्यमंत्री थे, आप विधानसभा अध्यक्ष थे, सारी नियम प्रक्रियाओं को जानते हैं, कोई भाषण नहीं होगा, सवाल ही पैदा नहीं होगा, प्रश्नकाल में भाषण होने से, और आपके निर्देशों का पालन नहीं हो रहा है, आसंदी की व्यवस्था का पालन नहीं हो रहा है। ये फिर से सिर्फ मीडिया के लिए, सिर्फ एक परिवार के लिए ये जनादेश की अवहेलना कर रहे हैं। ये गांधी परिवार के निष्ठा जताने का मंच नहीं है, ये जनता के विश्वास गांधी परिवार के प्रति निष्ठा दिखाने का मंच से आपके बोलने के बाद जनता के प्रति पालन नहीं करने का मंच बिल्कुल नहीं चलेगा। ये हमारे सदस्यों के विशेषाधिकार का हनन है, हमारे विशेषाधिकार का हनन है। अरे आप सदन नियम से चलेगा, नियम से। जो भी बोला जा रहा है कोई रिकॉर्ड में नहीं आएगा। पहली बात, कोई भी प्रश्नकाल के दौरान बोला गया कोई विषय रिकॉर्ड में नहीं आएगा। दूसरी बात यह है, एक बार जब व्यवस्था हो गई आसंदी से, आपसे आग्रह किया गया कि आप प्रश्नकाल को बाधित ना करें। प्रश्नकाल सबसे बहुमूल्य समय होता है, बाद में आप अपनी विषय रख सकते हैं। और तीसरी बात मैंने कहा था कि आप जो अपने शरीर पे जो पोस्टर लगाए हैं उसको निकाल कर ही प्रवेश करें, उसके बाद ही कार्रवाई हो सकती है। यदि आप इसको लगाए रखेंगे तो कार्रवाई बाधित आप खुद कर रहे हैं। ये संभव ही नहीं है कि आप इस प्रकार के बैनर लगा के इस सदन में बैठ के कार्रवाई करें। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा, फिर मैं आपको 10 मिनट का और समय देता हूं। 10 मिनट के लिए फिर सदन की कार्यवाही में स्थगित करता हूं, आपको अवसर देता हूं, आप निकाल के आएँ, उसके बाद 10 मिनट बाद कार्यवाही प्रारंभ होगी। पिछले बार मैं पोस्टर लगाया था तो नियम बताए थे आप लोग। हाँ, अब तुरंत बहाली की बात कही गई थी, उसको तो 2 महीने से ज़्यादा बीत गए हैं। निश्चित तौर पर यह समझा जा सकता है कि मतलब आप लोगों पर क्या बीत रही होगी कि जिस आश्वासन को लेकर आप लोगों ने हड़ताल के लिए फिर से एक बार वादा खिलाफी जैसा आप लोग ठगा सा महसूस कर रहे हैं। तो आप लोगों ने क्या सरकार के जो मंत्री हैं या मुख्यमंत्री तक अप्रोच करने की कोशिश की है कि भाई हमारे, आप ही ने कहा था कि हमारा बहाली होगा, हमारी मांगे मानी जाएगी, मगर 2 महीने ज़्यादा हो गए। दिवाली में जैसे आपने बताया कि आप सब लोगों की दिवाली काली बीती है, तो क्या क्या अप्रोच कर रहे हैं या वहाँ से कोई रिस्पांस मिल रहा है कि हाँ भाई 2 दिन, हफ्ते भर, 10 दिन बाद आप लोगों की मांगे पर विचार किया जाएगा? क्योंकि कैबिनेट में हमने देखा कि 3-3 कैबिनेट हो गए आप लोगों के हड़ताल के बाद, कोई भी आप लोगों की किसी भी प्रकार की कोई चर्चा नहीं हुई। तो आप लोग क्या अप्रोच करके जा रहे हैं मंत्रियों के पास या मुख्यमंत्री के पास? बिल्कुल, हम माननीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय जो है भारतीय जनता पार्टी के, उनके पास भी गए थे। उन्होंने पूरा हमें कहा है, पूरा 100% हमको बहाल कराने का उन्होंने आश्वासन दिया है। और माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय, वो कुछ तकनीकी दिक्कतें आ रही थी कि इन्हें कैसे लिया जाए, कैसे लेना है तो उन्होंने उसका रास्ता भी ढूंढा और माननीय स्वास्थ्य सचिव महोदय ने भी वो रास्ता अपनाया है। जिस तरह से हम, एक प्रोसेस होता है नवीन भाई कि सभी लोग जो हड़ताली आंदोलनकारी अधिकारी कर्मचारियों के ऊपर ये सारी चीजें, एस्मा भी लगाया जाता है, FIR भी दर्ज होता है, बहुत सारी कार्रवाइयां होती हैं। तो उसको उससे बहाली कराने के लिए एक प्रोसेस होता है। आपका बिल्कुल कहना जायज है कि 2 महीने बहुत होते हैं, पर इसमें अड़चने बहुत आई, बहुत सारी चीजें जो तो अभी बीच में सरकारी और भाजपा पार्टी के बहुत सारे कार्यक्रम थे। हम समझ रहे थे कि बहुत माननीय प्रधानमंत्री महोदय भी यहाँ आए थे, बहुत सारे कारण थे, तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि शायद लेट हुआ होगा। लेकिन अब माननीय मुख्य स्वास्थ्य मंत्री महोदय जी से लगातार हम भेंट कर रहे हैं। अब तो ये लगता है कि वो हमारे घर परिवार के हैं। हम जब भी जाते हैं, चाय पीते हैं, बात करते हैं, हमें लगता नहीं है कि हम किसी मंत्री से मिलने आए हैं, बल्कि इस तरह से हमारा जुड़ाव हो गया है कि बड़े भाई छोटे भाई से मुलाकात कर रहे हैं। तो उन्होंने हमें पूरी तरह से आश्वस्त किया है
कि निश्चित तौर पे ये दिसंबर माह में आप जो है बहाल हो जाएंगे, और इसी को हम भी मान के चल रहे हैं, विश्वास को मान के। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने दावा किया था कि आप लोग निश्चित तौर पे आप लोग लिए जाएंगे, और आप लोग की ये जो आंदोलन है वो वाकई में सही था, इसीलिए उन्होंने हमारे किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की है। और ये कार्रवाई जिस तरह से हो गई थी तो इसे प्रोसेस में ले लिया गया है, और जल्द ही हम दिसंबर में बहाल हो जाएंगे, ऐसी मेरी जो है अंदेशा है, और माननीय स्वास्थ्य मंत्री भी यही करना है। चलिए, ये तो अच्छी बात है कि आप लोगों का जो बातचीत का जो है वो दौर लगातार जारी है, भले ही इसको लेकर 2 महीने हो गए हैं, और आप भी अभी आश्वस्त जैसे नज़र आ रहे हैं कि पूरी तरीके से कि सरकार एकदम आप लोगों की मांगों पर विचार करेगी, जो आश्वासन दिया है उसे पूरी करेगी। आप लोगों जो कलेक्टर लोगों के पास जा रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, वहाँ से उसका भी रिस्पांस आपको जल्द मिलेगा, ऐसा आपने उम्मीद जताई है। आपने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री से आप लोगों की लगातार बात होती है, कुछ अड़चने हैं जिसको हटा के फिर से आप लोगों का जो बहाली है और जो मांगे हैं उसकी मान ली जाएगी। तो आशा करते हैं कि आने वाले समय में फिर आप लोग हड़ताल का राह नहीं अपनाएंगे, और सरकार उससे पहले ही आपकी जो समस्याएं हैं, जो आपकी दिक्कतें हैं, उसको मान ले। तो श्याम भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए। छोटी सी चर्चा हुई जिससे जो एनएचएम कर्मचारियों की जो बातें हैं वो कम से कम लोगों तक पहुँचे, तो कि वाकई में हड़ताल के बाद भी इन लोगों को अभी कुछ लाभ नहीं मिल पाया है, और इन लोग फिर से परेशान हैं और सरकार के प्रति आश्वस्त भी हैं। तो श्याम भाई, आज बस इतना ही, फिर आपसे कुछ नए अपडेट आए तो आपसे ज़रूर बातचीत करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिए न्यूज़ 36 लाइव। छत्तीसगढ़ धान का कटोरा, साथ ही साथ काले हीरे यानी कोयले की धरती, उद्योगों की रफ्तार को ताकत देने वाली खाने, और इन्हीं खदानों की कीमत पर अपनी जमीन, अपने जंगल, अपने भविष्य बचाने की लड़ाई लड़ते हजारों ग्रामीण। रायगढ़ के तमनार ब्लॉक में जिंदल पावर लिमिटेड की प्रस्तावित कोल माइंस के खिलाफ 14 गांव के लोग पिछले 1 सप्ताह से भी ज्यादा समय से सड़क पर हैं। यह सिर्फ एक खदान का विवाद नहीं, यह सवाल है विकास किसके लिए, किस कीमत पर और किसकी जमीन पर। तमनार ब्लॉक के झरना, आमगांव, कोसमपाली, पतरापाली, जांजगीर, गोढ़ी, कसडोल, महलोई, सरसमाल समेत 14 गांवों के लोग पिछले 5 दिसंबर से खुले आसमान के नीचे सड़क पर बैठे हैं। इनका एक ही दावा है कि कोयला खदान नहीं चाहिए, जमीन किसी कीमत पर नहीं देंगे, चाहे उन्हें इसकी कोई भी कीमत चुकानी पड़े। गांव वालों का कहना है कि हम पीढ़ियों से यहाँ खेती कर रहे हैं, यही हमारा सब कुछ है, कंपनी आएगी तो हम कहाँ जाएंगे, हम अपनी जमीन किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। पहले से कंपनियों के कारण प्रदूषण बढ़ा है, धूल से सांस लेना मुश्किल हो गया है। सड़क पर दिन रात बड़ी बड़ी गाड़ियां दौड़ रही हैं, हादसे लगातार बढ़ रहे हैं। अब नई खदान खोलकर हमारी बची खुची जमीन भी ले लेंगे। ग्रामीण काफी गुस्से में हैं। दूसरी तरफ ग्रामीणों ने के समर्थन में लैलूंगा की विधायक विद्यावती सिदार भी मैदान में उतर आई। उन्होंने खुले मंच से जन सुनवाई निरस्त करने की मांग की और प्रशासन को चेतावनी दी कि ग्राम सभा की सहमति के बिना कोई भी फैसला स्वीकार नहीं होगा। ग्रामीणों का आरोप है कि जन सुनवाई से उन्हें जानबूझकर दूर रखा गया। पब्लिक हियरिंग के लिए स्कूल मैदान तय था, लेकिन प्रशासन ने चुपके से मार्केट कॉम्प्लेक्स के अंदर एक कमरे में सुनवाई कर दी। आदिवासी बहुल इलाकों में ग्राम सभा की सहमति बिना
किसी भी परियोजना पर आगे बढ़ना कानून और भरोसे दोनों की कसौटी पर सवाल खड़ा करता है। गारेपेलमा सेक्टर 1 खदान जिसका आवंटन जिंदल कंपनी को किया गया है, 24 अक्टूबर को जन सुनवाई होनी थी, गांव वालों ने रोक दिया। इसके बावजूद प्रशासन ने दोबारा सुनवाई रख दी। हजारों लोगों के विरोध के बावजूद उनकी आवाज अनसुनी की जा रही है। छाल और आसपास के गांव में भी यही कहानी दोहराई जा रही है। रायगढ़ कलेक्ट्रेट के बाहर रात भर बैठे सैकड़ों ग्रामीण सिर्फ एक ही मांग पर डटे रहे थे कि जन सुनवाई रद्द करो, पहले हमारी बात सुनो। यह विरोध सिर्फ रायगढ़ तक सीमित नहीं है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा के अमेरा ओपन कास्ट कोल माइंस के विस्तार का विरोध करते ग्रामीण पिछले 3 दिसंबर को पुलिस से भिड़ गए। कथित रूप से ग्रामीणों ने पथराव किया, गुलेल से हमला किया, जिसमें एएसपी और थाना प्रभारी समेत लगभग 25 पुलिसकर्मी घायल हो गए। जवाब में पुलिस ने भी भीड़ तितर-बतर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े और कहीं कहीं डंडा भी लहराए। यह वही जमीन है जिसे साल 2001 में अधिग्रहित किया गया, लेकिन विस्थापन, पुनर्वास और मुआवजे के प्रश्न आज भी अधूरे हैं। 2 दशक बाद भी ग्रामीणों का दर्द खत्म नहीं हुआ है, उल्टा नई खदानों और विस्तार ने घाव और गहरे कर दिए हैं। अमेरा खदान के लिए साल 2001 में भूमि अधिग्रहण हुआ, तब से अब तक मात्र 19% किसानों ने ही मुआवजा लिया है। किसानों को अब तक न नौकरी मिली, न सभी को मुआवजा। 3 माह पहले अधिकृत जमीन पर बुलडोजर चलाया गया था, जिसके बाद ग्रामीण अपनी फसल और अपनी जमीन की लगातार रखवाली कर रहे हैं। गांव वालों की माने तो बैठक कर निर्णय लिया गया है कि वे अपनी जमीनें किसी कीमत पर नहीं देंगे। इसके बावजूद प्रशासन जमीन पर जबरदस्ती कब्जा दिलाने पर अड़ा है। इसके कारण जो वहां तनाव की स्थिति वो निर्मित हुई थी। एसीसीएल ने खदान के संचालन का जिम्मा एलसीसी कंपनी को दिया है। एलसीसी कंपनी का करोड़ों का इन्वेस्टमेंट है। काम बंद होने से कंपनी को लगातार नुकसान हो रहा है, इसलिए वह जल्दी से जल्दी जमीन पर कब्जा चाहती है। ग्रामीणों का आरोप है कि कंपनी कुछ अधिकारियों की मदद लेकर उनकी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। अब मामले में पूर्व डिप्टी सीएम टीएस बाबा यानी सी देव ने स्पष्ट किया है कि यदि ग्रामीण चाहते हैं कि खदान ना खुले तो नहीं खुलनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के पूर्व अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह का कहना है कि भूमि अधिग्रहण नियमों के तहत कोई भी कंपनी 5 सालों तक अधिग्रहित भूमि पर काम नहीं करती तो जमीनें भूस्वामियों को वापस कर दी जाएंगी। किसी की मर्जी के बिना उसकी जमीन नहीं ली जा सकती। यदि ग्रामीणों ने मुआवजा नहीं लिया है तो उनकी जमीनें अधिकृत नहीं मानी जाएगी। यह नियम विरुद्ध है, इसका कड़ा विरोध किया जाएगा। इसी तरह कोरबा के एसीसीएल की गेवरा खदान में भी भू स्थापित रोजगार, पुनर्वास और मुआवजे की मांग कर रहे हैं। मांगे पुरानी थी, नाराजगी गहरी थी और इसी बीच सीआईएसएफ के लाठीचार्ज का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। जवानों पर आरोप लगा कि उन्होंने प्रदर्शनकारियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। किसान सभा से जुड़े नेता और कई ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हुए। गांव वालों ने डबडबाई आंखों से बताया कि पहले हमारी जमीन गई, अब हमारे सवाल उठाने पर लाठियां बरसती हैं। रोजगार, मुआवजा और पुनर्वास तीनों वादे अधूरे हैं। जब हम शांतिपूर्वक तरीके से बैठते हैं तब भी हमें अपराधी की तरह देखा जाता है, ऐसा गांव वालों का कहना है। कोयला देश की ऊर्जा का बड़ा स्रोत है, उद्योगों की रीढ़ है, लेकिन इसकी असली कीमत कौन चुका रहा है? रायगढ़, सरगुजा और कोरबा जैसे इलाकों में रहने वाले वे लोग जिन्होंने कभी न तो प्लांट की डिजाइन देखी और न ही पावर प्लांट का लाभ
सीधे अपने घर में कभी महसूस किया। उनके हिस्से आया है प्रदूषण, धूल, शोर शराबा, सड़कों पर दिन रात दौड़ते बड़े बड़े कोयला के वाहन और हर समय यह डर कि अगली बार अधिसूचना न जाने किस गांव की जमीन छीन ले। छत्तीसगढ़ की ये तस्वीरें सिर्फ एक जिले या एक कंपनी की कहानी नहीं है। रायगढ़, सरगुजा और कोरबा तीनों जगहों पर सवाल एक ही है। विकास मॉडल में सबसे कमजोर की आवाज आखिर कहां है? आखिर कमजोर की आवाज कैसे दब जाती है या ऐसे कैसे? माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी सदा सहता वो लोग कर रहे हैं जो विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं। ये बहुत गणतंत्र विपरीत स्थिति है। गणतंत्र ऐसा कभी नहीं हुआ। विधानसभा अध्यक्ष रहे आदमी जो नियम प्रक्रिया को जानते हैं, वो बार बार उल्लंघन कर रहे। एक नया सदस्य होता तो ये बात समझ में आती कि कोई भाषण प्रश्नकाल में नहीं होता। आपने 2 बार अवसर दिया, उसके बाद ये आए हैं। ये गांधी परिवार के प्रति निष्ठा दिखाने का मंच नहीं है। ये छत्तीसगढ़ की अडानी की गुलामी, विधानसभा संविधान से चलेगा। अडानी के गुलाम हो, नौकरी करे, नौकरी करो। चल की जनता का मन था ये। गांधी परिवार के नौकर गांधी परिवार के नौकर चाकर लोगों की जगह नहीं है। दलाली करना बंद करो। अडानी की दलाली करना बंद करो। अडानी की दलाल है। गांधी परिवार का छत्र थे। एयरपोर्ट पे दंगल पे तो बंद करो। छत्तीसगढ़ का नाम रजिस्ट्री कर दो। गांधी परिवार के चाकर लोगों की हरकतें बंद करो। बंद करो, बंद करो। अडानी की दलाली करना बंद गांधी करो। परिवार के नौकर चाकर लोगों की हरकतें बंद करो। शर्म करो, शर्म करो। गांधी परिवार के चाटुकारों शर्म करो। शर्म करो, शर्म करो। गांधी परिवार के चाटुकारों शर्म करो। शर्म करो, शर्म करो। गांधी परिवार का दलाली करना बंद। शर्म करो, शर्म करो। गांधी परिवार के चाटुकारों शर्म करो। शर्म करो, शर्म गांधी परिवार के चाटुकारों शर्म करो। गांधी परिवार करना बंद करो। मैंने आपसे आग्रह भी किया था और आप सब वरिष्ठ लोग हैं। प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम, अध्यक्ष के स्थायी आदेश आप यदि देखेंगे, इसमें बहुत स्पष्ट रूप से प्रावधान रखा गया है। और जिस प्रकार का प्रदर्शन यहाँ हो रहा है, प्रश्नकाल के दौरान जिस प्रकार के लंबे लंबे भाषण दिए जा रहे हैं, जिस प्रकार पोस्टर को अब चिपका के शरीर में प्रवेश किया जा रहा है, इसके चलते विधानसभा की कार्यवाही आगे बढ़ाना संभव ही नहीं है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं, 2 बार समय दिया, अब मैं तीसरी बार ये कह रहा हूं कि 12 बजे तक की सदन की कार्यवाही मैं स्थगित करता हूं और सदन 12 बजे के बाद फिर से लगेगा। आप सब फिर से मेरा आग्रह है कि पोस्टर को हटा के ही सदन में भाग लें।